सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आशा सैनी एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में संकलित व्याकरण का पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि व्यक्ति समाज में रहता है और समाज अनेक लोगों का समूह कहलाता है। बिना एक दूसरे की मदद और सहयोग के जीवन कठिन हो जाता है। अपने समाज में रहते हुए अपने मन के भावों और बात आदि को एक दूसरे से कहने और समझने समझाने के लिए जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला है मौखिक और लिखित। भाषाएं कितने प्रकार हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा हम किसे कहेंगे? जब हम बोलकर अपने मन के भाव और विचार प्रकट करते हैं तो दूसरे उसे सुनकर समझते हैं, इसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपके भाषण देना, रेडियो सुनना, फ़ोन पर बातचीत करना, ये सभी मौखिक भाषा के ही रूप हैं। लिखित भाषा। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति हमसे दूर होता है और हम लिखकर उस तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो वह हमारा लिखित रूप कहलाता है। जैसे आपके पत्र, निबंध, कंप्यूटर, इनके ऊपर आप जो कुछ भी लिखते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह आपका लिखित भाषा का रूप कहलाता है। तो भाषा के हमने दो रूप पढ़े हैं, मौखिक और लिखित। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भाषा के विविध प्रकार। भाषा के विविध प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा संपर्क भाषा। दूसरा हमारा जो रूप है वह है मानक भाषा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या होती है? भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषा भाषियों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है, क्योंकि इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो आदि विभिन्न जगहों पर होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? संपर्क भाषा, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं लिंक लैंग्वेज, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने वाली भाषा। दूसरी है हमारी मानक हिंदी भाषा, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हमारा भारत विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ लगभग 300 सक्रिय भाषाएं बोली जाती हैं। वहाँ पर उपभाषाएं और बोलियां भी पाई जाती हैं। कहा जाता है कि 4 कोस पर बदले पानी, 8 कोस पर बानी। इसका अर्थ यह है कि 4 कदम चलने पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 8 कोस के चलने पर बानी अर्थात बोली बदल जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारी मातृभाषा। मातृभाषा। उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे हमारी राजभाषा और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे हमारी राष्ट्रभाषा पर। तो बच्चों, मातृभाषा जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, माँ अर्थात माँ के द्वारा बोली गई भाषा। माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। मान लीजिए कोई बच्चा बांग्ला भाषा बोले जाने वाले परिवार में जन्म लेता है तो वह अपने माँ से
कौन सी भाषा सीखेगा? बांग्ली भाषा ही सीखेगा, यानी कि बांग्ला भाषा ही सीखेगा। उसके बाद है हमारी राजभाषा। राजभाषा का अर्थ होता है शासन की भाषा। आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और तभी से ही हम इसे राजभाषा के नाम से पुकारते हैं। इसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है पूरे देश में बोले जाने वाली भाषा। तो वह भाषा कौन सी है? हमारी हिंदी, क्योंकि यह हमारे पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो आइए बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे हमारी बोली। बोली हम किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वह बोली कहलाता है। और उपभाषा क्या होती है? जब वही भाषाएं अधिक बोलियों से मिलकर विस्तृत रूप धारण कर लेती है, अर्थात जब कई बोलियां मिलाकर अलग रूप में बोली जाए, विस्तृत रूप में बोली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उपभाषा। वह हमारी क्या कहलाएगी? उपभाषा। तो आपको इसमें अंतर भी समझ में आ गया होगा, बोली में और उपभाषा में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भाई हमारी जो उपभाषाएं हैं वो कितनी हैं। तो बच्चों, हमारी 5 उपभाषाएं हैं। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद है दूसरे नंबर पर पहाड़ी हिंदी, तीसरे नंबर पर है पूर्वी हिंदी और चौथे नंबर पर है राजस्थानी और 5वें नंबर पर है पहाड़ी। तो पश्चिमी हिंदी में हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी? जैसे हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। पहाड़ी हिंदी में हमारी आएंगी कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। राजस्थानी में हमारी आ जाएंगी जयपुरी, मालवी, मेवाती और हाड़ौती। पूर्वी हिंदी में आएगी बच्चों अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी में आ जाएगी आपकी भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो हमारी 5 उपभाषाएं और उनकी बोलियां। आइए उसके बाद हम चर्चा करते हैं बोली पर। बोली हम किसे कहेंगे? बोली के बाद हम करेंगे लिपि। बोली मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लिपि। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ भाषाओं की लिपियाँ बताऊंगी। जैसे फ्रेंच भाषा की लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी। और मराठी भाषा की लिपि क्या होती है बच्चों? देवनागरी। लेकिन अब कुछ और महत्वपूर्ण भाषाएं हैं जिनकी लिपियां अब मैं आपके सामने बता रही हूं। जैसे तिब्बती भाषा की लिपि क्या है? उछेन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है सिहेली। सिहेली की है अबूगिड़ा। सिहेली की क्या है? अबूगिड़ा। उसके बाद नेपाली की देवनागरी है। और चीनी की है कांजी या हना। ये हमारी चीनी की है। और उसके बाद है हमारी जापानी लिपि की क्या है? हांजी। तो ये आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण लिपियां हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं व्याकरण। व्याकरण हम किसे कहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि व्याकरण हमें किसी भी भाषा का शुद्ध या अशुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। तो व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध अथवा अशुद्ध रूप के बारे में बताता है।
तो व्याकरण के कितने अंग होते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है आपका शब्द विचार और तीसरा है आपका वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्णों के स्वरूप, उनके भेद, उनके उच्चारण, उनके प्रकार आदि पर हम चर्चा करते हैं। शब्द विचार में हम क्या पढ़ते हैं, शब्द रूप, उनके भेद, उनके प्रकार, उनके लिंग, वचन, काल। और वाक्य विचार में हम शब्दों के द्वारा वाक्यों की रचना करना, उनके भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार के हम पत्र, प्रस्ताव, कहानी, ये सब हम सीखते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य जिसमें समाज का हित हो, जो समाज का पथ प्रदर्शक बने, उसे हम कहते हैं साहित्य। तो साहित्य के बच्चों दो प्रकार होते हैं, जैसा कि आप पढ़ते भी हो 8वीं कक्षा में, गद्य और पद्य। तो गद्य में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आप पाठ पढ़ते हो, कहानी पढ़ते हो, उपन्यास पढ़ते हो, तो ये सब हम सम्मिलित करेंगे गद्य में। और अगर आप कोई कविता पढ़ रहे हो, कबीर के पद पढ़ रहे हैं, मीराबाई के पद पढ़ रहे हैं, तो वो सब आपके किस में आ जाएंगे, पद्य में। अब गद्य के मैं कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो उनकी कहानी आपने पढ़ी है, दो बैलों की कथा। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी है ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। और उसके बाद है जैसे हमारे अन्य लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, धर्मवीर भारती आदि जी। और अगर हम पद्य की बात करें तो जैसे हमारे कबीर जी हैं, कबीर के पद हैं आपके जैसे 9वीं कक्षा में, मीराबाई के हैं। उसके बाद जैसे बिहारी जी की हम बात करें, तुलसीदास जी की हम बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी हम बात करें, तो ये सब आपके जो कवि हैं वो आपके पद्य में आएंगे। तो आइए बच्चों, अब हम एक बार फिर से आपको इनकी पुनरावृत्ति करवा देते हैं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाषा, भाषा के प्रकार, मौखिक और लिखित। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी भाषा के विविध रूप के ऊपर, संपर्क भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी हमारी लिपि, लिपि हम किसे कहते हैं, बोली हम किसे कहते हैं, बोली और उपबोली में अंतर आपको बताया था। उसके बाद फिर हमने चर्चा की थी व्याकरण, व्याकरण की परिभाषा क्या होती है, व्याकरण के अंग कितने होते हैं। फिर हमने चर्चा की थी साहित्य, साहित्य के कितने अंग होते हैं। तो ये चैप्टर हमने आपको सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगला जो हमारा अध्याय होगा वो हमारा होगा वर्ण विचार। तब तक के लिए धन्यवाद।